Welcome again to the DKJ Dream Education, an initiative to make your dream achievable. आज हम लोग आपके साथ हैं एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक्स लेकर, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में जानकारी जानेंगे, हर चीज उससे रिलेटेड। धीरे धीरे हर वीडियो के तहत कुछ वीडियोस तक हम लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। So let's begin with the topic. First we will be saying about the government schemes related to the agriculture. हम लोग पहले स्कीम्स देखेंगे जो गवर्नमेंट ने क्या क्या सब अभी तक एग्रीकल्चर के लिए किया है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा स्कीम आया हुआ है। तो उस स्कीम के तहत पहला हमारा होगा सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, इस स्कीम के तहत जो है, मतलब हमारा जो कृषि का विकास है उसके तहत कुछ चीजें ली गई हुई है। इसके तहत जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है उसने क्या किया है, केंद्रीय रेशम बोर्ड ने कपड़ा मंत्रालय और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत रेशम क्षेत्र में कृषि वनिका को लागू करने के लिए एक अभिसरण मॉडल के लिए समझौते ज्ञापन, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक सिग्नेचर किया है। सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना, इसी को हम कहते हैं सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना। अब इसके तहत क्या है, समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत अगले 2 वर्षों के भीतर रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो मेनली ये सपोर्ट करता है किस चीज के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो अब रेशम क्षेत्र में अभिसरण मॉडल को किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा ताकि सेरीकल्चर आधारित एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल को लागू किया जा सके। इस तरह किसानों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स का योगदान होगा। मेनली ये जो सपोर्ट करेगा मेक इन इंडिया को। यह मॉडल तेजी से रिटर्न प्राप्त करने और स्किल्स को किस्मों के उत्पादन का समर्थन करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में एक और आयाम जोड़ देगा। सेरीकल्चर क्षेत्र में सहयोग को औपचारिक रूप देने की पहल का लक्ष्य आसन अर्जुन, सोम, सल्लू, सहतूत, बडेशकेरू और फानत जैसे सेरीकल्चर होस्ट प्लांट्स के आकार को बढ़ाना है। खेती और सीमा या खेत पर परिधीय वृक्षारोपण के रूप में खेती की जानी चाहिए। सेंट्रल सिल्क बोर्ड वह एजेंसी होगी जो रेशम क्षेत्र में एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देगी। So we have seen that submission on agroforestry scheme, the Minister of Agriculture and Farmer Welfare signed a memorandum of understanding with Central Silk of Board and on a convergence model for the implementation of agroforestry in silk sector. It is part of ongoing submission on agroforestry scheme. इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2061.68 करोड़ रुपया एलोकेट किया, किसको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिल्क समाग्रा, किस चीज के लिए, सेरीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए 3 वर्षों के लिए 2017 से 2020 तक। Basically, its aim is the signing of MOU aims to incentivize the farmers to take up sericulture-based agroforestry model, thereby contributing to Make in India and Make for World vision of Prime Minister.
Submission Agroforestry, the Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare (DACFW) has been implementing the submission on agroforestry since 2016 to 2017 as part of recommendation of National Agroforestry Policy 2014. This submission is under the National Mission for Sustainable Agriculture. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर है. The India was the first country to have such a comprehensive policy, which was launched at World Agroforestry Congress held in Delhi. कब हुआ था? February 2014 में. At present, the scheme is being implemented in 20 states and 2 union territory. Basically, केंद्रीय रेशम बोर्ड जो ये क्या है, यह एक वैधानिक न्याय है जिसे 1948 में संसद अधिनियम द्वारा कपड़ा मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया. SAMF योजना वर्ष 2016 से 2017 में शुरू की गई थी. तब से यह योजना कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग DACFW द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति 2014 की सिफारिश के अनुसार लागू की जा रही है. भारत पहला देश था जिसने इस व्यापक नीति का शुभ आरंभ किया. SMAF योजना उन राज्यों में लागू की जाती है जिन्हें लकड़ी की परिवहन के लिए प्रांगण विनियमन की उद्धार बनाया है. इसमें 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जुड़े हैं इस स्कीम के तहत, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और हो चुका है. Its aim is to encourage the farmers to plant multi-purpose trees together with the agriculture crops for climate resilience and additional source of income to the farmer, as well as enhance feedstock to the inter alia wood based and herbal industry. फंडिंग इसका कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? इट्स ऑपरेशनल अंडर द फंडिंग पैटर्न 60:40 60:40 के फंडिंग पैटर्न के तहत है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60%, स्टेट गवर्नमेंट इज 40%. बेसिस फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये जो फंडिंग पैटर्न है 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है और हिली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है, उसको छोड़कर ये पैटर्न फॉलो किया जाता है. और ये सारे देश मतलब ये सारे स्टेट्स में 90:10 फंड शेयरिंग किया जाता है. फॉर यूनियन टेरिटरीज द असिस्टेंस विल बी 100% फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. 100% असिस्टेंस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. अगर यूनियन टेरिटरीज में इस स्कीम के तहत इस स्कीम को लागू किया जाता है, तो इससे बेनिफिट किसका है? फार्मर वुड बी सपोर्टेड फाइनेंशियली. फार्मर को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा टू एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन. 50% तक जितना भी एक्चुअल कॉस्ट आता है उससे ज्यादा मतलब उसका 50% सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा. लिमिटेड टू द 50% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट एज इंडिकेटेड इन द कॉस्ट नॉर्म्स फॉर रिस्पेक्टिव इंटरवेंशन. Farmer groups, cooperatives and farmer producer organization can also avail the benefits. उनको भी benefits मिलेगा of the program, but the assistance can be assessed as per norms and provision applicable to individual farmer. At least 50% of allocation is to be utilized for small marginal farmers, of which at least 30% should be women beneficiary farmers, and further 16% and 8% of total allocation or in production of SC/ST population in district will be utilized for special component plan SCP and tribal sub plan respectively. Farmers must have a soil health card to get the benefit under this program. Farmers के पास soil health card होना जरूरी है इस प्रोग्राम के तहत बेनिफिट पाने के लिए. अब इसमें हम लोगों ने 2 टर्म यूज किया था, एग्रो फॉरेस्ट्री और सेरिकल्चर. उसके बारे में हम जानेंगे. एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है?
Agroforestry is defined as the land use system which integrate trees and shrubs on farmlands and rural landscape to enhance productivity and profitability, diversity, and ecosystem sustainability. It is dynamic ecological based natural resource management system that integration of woody perennial on farms and in the agricultural landscape diversifies the sustains production and builds social institution. एग्रोफॉरेस्ट्री जो है वैकल्पिक भूमि उपयोग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड मतलब एक ही जमीन पर कृषि फसलों एवं बहुउद्देशीय पेड़ों और भी बहुत सारे बेनिफिशियल पेड़ जो है एवं झाड़ियों के उत्पादन के साथ ही साथ पशुपालन को भी लगातार या क्रमबद्ध तरीके से पालन पोषण किया जाता है तथा भूमि का उपजाऊ क्षमता को बढ़ाया जाता है जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सके। इस पद्धति से फसलों उत्पादन से संबंधित समस्त क्रियाएं भी एक साथ की जाती है। इस पद्धति में फसलों उत्पादन से ईंधन के लिए लकड़ी, रेशा, खाद्यान्न, फल आदि एक समय में ही उपलब्ध हो जाते हैं जिससे कि भूमि की उपयोगी बढ़ जाती है तथा जोखिम भी कम होता है और इसमें कम समय में फार्मर्स को भी ज्यादा फायदा होता है। Next, we see about the sericulture. Sericulture, it is an agro-based industry. It involves rearing of silkworms for production of raw silk, which is yarn obtained out of cocoon spun by certain species of insect. The major activities of sericulture consist of food plant cultivation to feed the silkworms and which spin silk cocoons and reeling the cocoons for unwinding the silk and filaments for value-added benefits such as processing and weaving. Domesticated silkworms, Bombyx mori, are raised for the purpose of sericulture. इसमें क्या होता है कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम की कीटों का पालन किया जाता है उसी को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं या फिर रेशम कीट पालन कहते हैं हिंदी में। रेशम उत्पादन कृषि आधारित एक कुटीर उद्योग है जिसमें बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन किया जाता है। कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसे कुछ विशेष कीटों द्वारा काटे गए कुकुनों के से प्राप्त किया जाता है। रेशम उत्पादक के मुख्य कार्यकलापों में रेशम कीटों का आहार के लिए खाद्य पौधे कृषि तथा कीटों द्वारा बुने हुए कुकुनों से रेशम तंतु निकालना और इसका प्रसंस्करण तथा बुनाई आदि का प्रक्रिया किया जाना इसके अंदर आता है। अब देखो रेशम उत्पादन का फायदा क्या है रोजगार सृजन पर्याप्त क्षमता इसका है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होता है कम समय में अधिक आय महिलाओं को के अनुकूल व्यवसाय समाज के कमजोर वर्ग के लिए आदर्श कार्यक्रम पर्यावरण अनुकूल पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं समानता संबंधी मुद्दों को पूर्ति। तो ये हम लोगों ने देखा सेरिकल्चर। Silk production in India, there are 5 major types of silk of commercial importance obtained from different species of silkworms. 5 major silk commercial importance में 5 major type of silk हैं जो निकाले जाते हैं। उसमें 5 कौन कौन सा है? पहला है मुलबेरी, दूसरा है ओक तसार, ट्रॉपिकल तसार, मूंगा और फाइनल ईरी। Except for mulberry, other non-mulberry varieties of silks are wild silk known as वन्य silk. वन्य silk. मलबेरी के अलावा जो भी है ओक है, ट्रॉपिकल है, मूंगा है, ईरी है, ये सब वाइल्ड सिल्क है। India has a unique distinction for producing all these commercial varieties of silk. इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे यूनिक डिस्टिंक्शन है
जहाँ पे ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए सिल्क प्रोडक्शन होता है. साउथ इंडिया इज द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया. साउथ इंडिया जो है वो लीडिंग है सिल्क प्रोडक्शन में पूरे कंट्री में. इज ऑल्सो known for its famous silk weaving enclaves like Kachipuram and Dharmavaram, Arani, etc. So that's all for the agricultures and this scheme. Submission on agroforestry scheme. Next day we will see a new scheme, come up with the new scheme. Till then, thank you for being a patient listener. I grow, we grow, and let's grow. Thank you.